नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने चैनल रहस्य धारा में आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। वैवाहिक जीवन पर बात करेंगे आज। और वैवाहिक जीवन पर बात करने का टॉपिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि आज के युग में जब मैं 94 से लेकर जो ज्योतिष कर रहा हूँ उसमें आज 10 में से 7 कुंडलियाँ वैवाहिक जीवन पर आती हैं। तो इसका मतलब कोई बड़ी समस्या है, तो हम उस पर ज़रूर चर्चा करें। तो सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को औरों को भी शेयर करें, जिससे वो जान सकें वैवाहिक जीवन की समस्या को कैसे ठीक करना है और आज के ज़माने में वैवाहिक जीवन की समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, कुंडली मिलान का तरीका क्या है, उसमें क्या क्या देखना ज़रूरी है, सब बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल बात करते हैं। विज्ञान में घुसने से पहले, मतलब ज्योतिष में एंट्री करने से पहले हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। देखिए, मैं 94 से ज्योतिष कर रहा था तब और आज में इतना अंतर है कि पिछले 5-7 साल में अगर मैं देखूं तो 10 में से 7 कुंडलियां वैवाहिक जीवन के लिए आती हैं। और इसका मतलब ये एक प्राइम समस्या है, क्योंकि आज की डेट में करियर मेरे ख्याल से प्रमुख समस्या होनी चाहिए। और उसके बावजूद अगर वैवाहिक जीवन के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि अगर हम एक पीढ़ी पहले और उससे पिछली पीढ़ी की बात करें, जो अपने माता पिता, दादा दादी, और उनको हमने देखा है, तो अगर हम देख सकते हैं कि उस ज़माने में तलाक ना के बराबर थे, परंतु आज की डेट में तलाक की संख्या बढ़ी है और वैवाहिक जीवन में तनाव भी बढ़ा है। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देश काल परिस्थिति बहुत बड़ा कारण है, उसमें ज्योतिष शायद सब कुछ नहीं है। और अगर मैं कहूँ तो पहले के ज़माने में तो लोग कुंडलियाँ मिलाते भी नहीं थे, और जो परिवार मिल गया उसमें शादी हो जाती थी। आज 99.99% लोग कुंडलियाँ मिलाते हैं। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, चाहे वो प्रेम संबंधी हो, उसके बावजूद आजकल मोबाइल पर सॉफ्टवेयर हैं, फ्री सॉफ्टवेयर हैं, ऑनलाइन हो जाता है, गुण मिलान कर लेते हैं और उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो आजकल अगर मैं देखूँ तो 99.99% लोग कुंडलियाँ मिला रहे हैं, उसके बावजूद तलाक की संख्या ज़्यादा है। तो फिर समय का तो प्रभाव है, इसमें कोई शक नहीं है। पर हमें और क्या क्या देखना चाहिए, कुंडली में क्या क्या होता है, थोड़ा सा शुरुआत करते हैं चर्चा की। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो प्रचलित हैं, एक कंप्यूटर या एक ज्योतिषी जो फर्स्ट स्टेप अपनाता है कुंडली मिलान का, उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों बातें मैं करने वाला हूँ। मैं मेरा एनालिसिस करूँगा और दोनों चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। देखिए, पक्ष की बात करें हम लोग तो उसमें चंद्रमा, पुरुष का चंद्रमा और स्त्री का चंद्रमा, चंद्रमा को मन का कारक बोला है और उन दोनों का मिलान हो रहा है। मीन्स चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, तो वो जिस राशि नक्षत्र चरण में है उसकी क्वालिटीज़ लड़के की और लड़की के चंद्रमा की क्वालिटीज़ दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। इसे ही अष्टकूट गुण मिलान कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा की राशि नक्षत्र। तो अब ये अष्टकूट गुण मिलान का मतलब क्या है? 8 प्रकार के गुण मिलान। और 8 प्रकार के गुण मिलान का मतलब क्या है कि उसमें मतलब जो 8 अलग अलग हैं उसमें एक लीस्ट वैल्यू से हाई वैल्यू तक जाते हैं। तो एक जैसे वर्ण है, वर्ण को 1 नंबर दिया, वश्य को 2 नंबर दिया, है ना, तारा को 3 नंबर दिया, तो 4 को जो है आपका योनि मैत्री को 4 नंबर दे दिया, 5 में राशिश मैत्री हो गया, 6 में गण, 7 में भकुट और 8 में नाड़ी। मतलब हर एक के ये पॉइंट्स हैं जो बढ़ते क्रम में है। और इन 1 2 3 4 5 6 7 8 को जोड़ेंगे तो 36 होगा। तो मान्यता ये है कि 50%, मतलब आपके 18 गुण तो मिलने ही चाहिए और तभी एक अच्छा गुण मिलान माना जाता है। तो ये एक परंपरा हमारी चल रही है अष्टकूट गुण मिलान की। तो सबसे पहले तो इसके पक्ष में बात करें तो और विपक्ष में करें, मैं दोनों को लेता हूँ। तो पक्ष में बात करें तो निश्चित रूप से दोनों के चंद्रमा, मतलब जब तक मन नहीं मिलेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो चंद्रमा मन का कारक है, ये मन की क्वालिटीज़ बता रहा है। तो अगर हमें वर्ण और वश्य की बात करें तो ये दोनों की कार्यशैली को प्रदर्शित करता है, मतलब कैसी कार्यशैली है उनके जीवन की। और अगर हम तारा की बात करें तो जो आपस में, मतलब मेरा नक्षत्र और एक मतलब पत्नी का नक्षत्र या एक व्यक्ति का नक्षत्र और एक स्त्री का नक्षत्र, उन नक्षत्रों के बीच में जो तारा का मिलान है वो आपसी भाग्य की बात कर रहा है कि आपके लिए वो कैसा सिद्ध होने वाला है।
वो आपके लिए नुकसानदायक है या दोस्ती वाला संबंध आ रहा है। उसके बाद आता है योनि। योनि कहीं ना कहीं शारीरिक संबंधों की बात कर रहे हैं कि आपका शरीर उसका शरीर कंपेटेबल है या नहीं। योनि के बाद आता है राशि मैत्री, जिसको मैंने शुरुआत से बोल रहा हूँ कि दोनों राशियों के जो स्वामी हैं वो अगर मित्र हैं तो इसका मतलब चंद्रमा मन का कारक है, तो कहीं ना कहीं मित्रता बनी रह सकती है। राशि स्वामी की बात करें तो गण मैत्री। राशि स्वामी अगर हम बात करें, जब दोनों के मित्रता मिलती है तो आपसी सहिष्णुता, आपसी जो क्या बोलते हैं स्वभाव है, उसमें गाड़ी आगे बढ़ती है। और गण की बात करें तो गण जो है आपको पता है कि 3 प्रकार के गण होते हैं, मनुष्य, राक्षस और देव। और हमें सबको पता है कि देव और राक्षस में युद्ध होता है। कहीं ना कहीं ये 2 डिफरेंट प्रकृति के लोग हैं, और जो मनुष्य हैं उसमें बीच की कैटेगरी के लोग हैं। तो आपस में मित्रता शत्रुता किसकी किससे मैच करती है, तो राक्षस से तो मैच करेगी, पर देवता के साथ नहीं करेगी। मनुष्य के साथ मनुष्य देवता की करेगी, मनुष्य ही करेगी, परंतु मनुष्य देवता के साथ ज़्यादा अनुकूल है। इस तरह की गणित से हम इस मतलब गण दोष को देखते हैं। तो इसमें मुख्य क्वालिटी क्या है, व्यवहार। मतलब आप किस व्यवहार से हैं उससे आपकी गणित बनती है या नहीं है बनती। और उसके बाद 2 मुख्य हैं, भकुट और नाड़ी। भकुट 2 राशियों के बीच में दूरी को बताता है, द्विद्वादश, नवम पंचम और षडाष्टक। इसमें षडाष्टक को मैं सबसे बुरा मानता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। मतलब एक की राशि और दूसरे की राशि 6ठी 8वीं नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, किसी की राशि मान लीजिए मेष मान लो, और जो दूसरे की राशि है वृश्चिक, तो 6ठे 8वें हो गए। पर क्योंकि राशि स्वामी मित्र हैं तो यहाँ पर मित्र नहीं, सेम है, मंगल है, तो यहाँ पर एक बार को आगे बढ़ी जा सकती है बात। पर बाकियों में ऐसा नहीं होता है ना। बाकी आप राशियों में देखें तो 6ठे 8वें का जो संबंध है जैसे, तो उसके अंदर यहाँ पर ये बड़ा दोष माना जाता है। तो उसमें द्विद्वादश को उससे थोड़ी कम वैल्यू दे रहा हूँ और नवम पंचम को उससे कम, हालांकि तीनों गड़बड़ हैं। तो इसका मतलब इसमें भी अगर हम देखें तो ये 2 जनों के बीच का जो आपसी संबंध है वो 2 राशियों के बीच में दूरी से जो संबंध बन रहा है, जिसमें मतलब वो एक दूसरे के नुकसानदायक हैं या अच्छे हैं। द्विद्वादश में अगर देखें तो एक ना एक 12वें जाएगा और 12वां नुकसान का होता है, 6ठा 8वां नुकसान का होता है ना। नवम पंचम इसमें लिया गया, उसका कोई महत्व कारण होगा, पर मैं इसमें बहुत लीस्ट मानता हूँ नवम पंचम को। एक बार को हम आगे बढ़ा सकते हैं बात को। तो ये आपका भकुट दोष हो गया। नाड़ी में भी 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, आदि मध्य अंत्य। सेम नाड़ी में शादी नहीं होनी चाहिए, मतलब बाकी सब चीज़ें सेम होंगी तो पूरे गुण मिलेंगे। सिर्फ नाड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सेम हो गया तो 0 गुण मिलेंगे। यहाँ पर सेम नाड़ी का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं विकास की कमी आ रही है। मतलब हम जैसे डिफरेंट नाड़ी के अंदर विकास होगा, सेम नाड़ी में विकास रुकेगा। तो हम इसे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, संतान या इस तरह की या मतलब संतान की क्वालिटी की बात ले लेते हैं, इसमें इस तरीके से देखा जा सकता है। ये एक जनरल मोटी रूपरेखा है जो कि आपको गुण मिलान के बारे में बताती है। पर गुण मिलान से भी ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग नहीं देख पाते, क्योंकि कंप्यूटर में इतना ही मिलता है। इसके बाद एक मांगलिक मिलान देखा जाता है। मांगलिक मिलान में सिंपल परिभाषा है 1, 4, 7, 8, 12। मतलब पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में अगर मंगल हो तो ये मतलब मांगलिक दोष हो जाता है। मतलब उस कुंडली में मंगल है, अब ऐसे व्यक्ति की मांगलिक से ही शादी होगी। हालांकि किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मंगल दोष के परिहार पे बनाऊंगा कि कब मंगल दोष एक्ट नहीं करता, वो एक लंबा हो जाएगा। पर अभी मुख्य रूप से 1, 4, 7, 8, 12 साउथ इंडिया में दूसरे घर को भी जोड़ा जाता है, नॉर्थ इंडिया में दूसरे घर को नहीं जोड़ते ज्योतिषी। इसका कारण है, पहला जो घर है वो आपके स्वभाव का है। आपके स्वभाव में गुस्सा बड़ा भरा पड़ा है तो वो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कत देता है, या वो मंगल आपके स्वास्थ्य को खराब करे। क्योंकि लग्न मतलब शरीर और सोच में गुस्सा और शरीर में अगर कुछ गड़बड़ दे रहा है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। लग्न में बैठा है तो 7वें घर को भी देख रहा है, मतलब वैवाहिक जीवन में भी कुछ दृष्टि डालकर अच्छा बुरा कर सकता है। चौथा घर सुख का होता है, तो अगर किसी का सुख बिगड़ा है तो वो दूसरे को सुख कैसे दे सकता है। कहते हैं ना, सुखी आदमी सुख दे सकता है, दुखी आदमी दुखी देगा।
अच्छा, दूसरे घर को भी कंसिडर कर लेते हैं साउथ इंडियन स्टाइल में। तो दूसरा घर फिनेंस का है, पैसे का है, आर्थिक स्थिति की है, आपकी क्रेडेंशियल की है। अगर वो किसी प्रकार से हर्ट हो रही है, बिगड़ रही है, मतलब पैसे की स्थिति बिगड़ रही है, तब भी वैवाहिक जीवन बिगड़ता है। ठीक है, ये बड़ी मुख्य बात है। साउथ इंडियंस बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं। तो अब हम 7वें घर पे आते हैं। 7वां घर तो खुद विवाह का ही है। वहाँ अगर मंगल हुआ तो पार्टनर का गुस्सा और वैवाहिक जीवन दोनों पे उसका असर हो रहा है। जब चौथे घर में मंगल है तब सुख के साथ साथ वो उसकी दृष्टि, चौथी दृष्टि भी 7वें घर पर है। तो इस प्रकार से 8वां घर आपके जीवन साथी का के घर से दूसरा होता है। वो उसका फाइनेंस भी है और उसका मारक भाव भी है। और जो पहला साथी है उसका आयु भाव है। तो आपके जीवन साथी का मारक, आपका आयु प्लस जीवन साथी का धन, ये सब चीज़ें 8वें घर से देखी जाएंगी। लॉस का खाना है, तो इसलिए यहाँ पर भी मंगल अपना एक रोल अदा करता है। और 12वां घर ज्योतिष में शैया सुख का बताया है, जिसे बेड प्लेजर कहते हैं। अगर वो भी बिगड़ा हुआ है तो वैवाहिक जीवन बिगड़ सकता है। ये मोटी मोटी बात है मांगलिक की। तो मांगलिक से शादी हो जाती है, ऐसी बात ज्योतिष में प्रचलित है। उसमें भी अगर सेम मांगलिक हो, आजकल तो क्योंकि शादियां बड़ी मुश्किल से होती हैं, तो किसी प्रकार का मांगलिक किसी प्रकार के मांगलिक से ओके कर दिया जाता है कंप्यूटर में भी। परंतु अगर चौथे का मांगलिक है और दूसरा भी चौथे से मांगलिक है, तब असली कंपैरिजन माना जाता है कि चले ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों का 4th हाउस में मंगल है, एक जैसी प्रवृत्ति से चीज़ें निभ जाएंगी। कोई एक जना उसमें मतलब डिफीट नहीं खाएगा। ठीक है, ये तो एक जनरल बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये तो एक जनरल बात है, आप सब जानते हैं, गुण मिलान और मांगलिक मिलान। तो ये सब कुछ, ये तो मैंने पक्ष में बोला। अब मैं थोड़ा सा विपक्ष में बोल रहा हूँ। विपक्ष में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सारे तलाक या वैवाहिक जीवन की समस्याएं आ रही हैं। तो लोग पूछते हैं कि साहब गुण मिलान तो पूरा था, तो फिर ऐसा क्या है? तो गुण मिलान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए एक लड़का है, उसका X नक्षत्र है और लड़की है Y नक्षत्र की, जिससे मान लीजिए 36 में 36 गुण मिलते हैं। एक बार को मान लो, कल्पना करने में कोई हर्ज नहीं है ना। तो बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मान लो, क्योंकि 36 पे भी कई बार लोगों के कुछ क्वेश्चन मार्क हैं, कुछ बातें करते हैं भगवान राम को लेकर, जो कि मैं कभी इसका खंडन करूँगा एक समय आने पे अपने किसी वीडियो में, क्योंकि ज्योतिष में भ्रांतियाँ और मिथ्स बहुत चल रहे हैं और वो किसी प्रकार से शास्त्रीय नहीं है। वो अपन कभी और बात करेंगे मांगलिक का और इस बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखें गुण मिलान में, अगर किसी का X नक्षत्र है, दूसरे का Y नक्षत्र है, उससे 32 गुण मिलते हैं, तो इस बात को समझेगा। ये X नक्षत्र वाला लड़का, मैं वाया वर्षा कर सकते हैं, जो महिलाएं भी सुन रही है, तो ऐसा कोई हम इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है, परंतु समझाने के लिए कोई एक पक्ष लेना है। तो इसलिए मैं मतलब X पक्ष पुरुष ले रहा हूँ, इसमें मतलब कुछ भी इसको मतलब अलग ढंग से ना देखें। तो Y नक्षत्र की जो लड़की है उससे अगर 32 गुण मिलते हैं तो ज्योतिष के हिसाब से बहुत अच्छे मिल रहे हैं। परंतु अगर वो Y नक्षत्र की 10 लड़कियां चुनता है, एक मतलब कल्पना करें, उन 10 लड़कियों से उसका भविष्य कुछ सी से बहुत अच्छा होगा, किसी से बहुत बुरा होगा, क्योंकि 10 लड़कियां डिफरेंट हैं, उनकी सोच डिफरेंट है, उनकी कुंडली डिफरेंट है, उनका परिवेश डिफरेंट है, वो जहाँ से पली बड़ी हैं वो डिफरेंट है, सब कुछ अलग है, क्योंकि कुंडलियाँ अलग है तो इंसान अलग हो गया। तो इसका मतलब सेम गुण मिलने के बावजूद भी कोई घर को तार सकती है, कोई बिगाड़ सकती है। वाया वर्षा कर लेते हैं, महिला के लिए पुरुष की बात कर लेते हैं। अगर सेम नक्षत्र X से 32 गुण मिलते हैं और 10 पुरुषों की बात कर लें तो कोई केयरिंग होगा और हो सकता है कोई बिल्कुल केयरिंग ना हो, जैसा लड़कियां चाहती हैं पुरुष उस मापदंडों पे वो खरा ही ना उतरे। तो हमारी मतलब अगर ज्योतिष में देखें तो गुण मिलान के जो मैंने विपक्ष में बात बोली है, ये विपक्ष बहुत छोटा है। पहले तो पक्ष की बात सत्य है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप नहीं है। हम सेकंड स्टेप पे जाते ही नहीं हैं, इसलिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आज हम मांगलिक मिलान और गुण मिलान के बाद के सेकंड स्टेप पे जाएंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप की बात करेंगे, तब जाके वैवाहिक जीवन की पूरी कहानी क्लियर होगी। देखिए सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है ना सिर्फ चंद्रमा की बात करें, हम लग्न सप्तम भाव की भी बात करें। अगर सप्तम भाव शादी का बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो फिर कितने ही गुण मिलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सप्तम भाव जरूरत से ज़्यादा अच्छा है, मान लीजिए उच्च का शुक्र बैठा है, वो भी गड़बड़ है। मतलब 7वां अगर एक शारीरिक संबंधों का जो है, अगर उसमें कुछ जरूरत से ज़्यादा लूज प्लेनेट हो, मतलब जिनको आप शुभ कहते हो, मतलब पापी नहीं कहते, पर वो उच्च के हैं, तो शुक्र उच्च का है तो वहाँ पर
ज़रूरत से ज़्यादा परिणाम देगा 7वें घर के, और ज़रूरत से ज़्यादा परिणाम भी कहीं ना कहीं चरित्र को थोड़ा बहुत तकलीफ देता है, या कह लें कि चरित्र जैसी बातें बिगड़ सकती हैं। हम डायरेक्ट चरित्र पे कभी किसी के लांछन नहीं लगा सकते ज्योतिष के आधार पे, परंतु एक संभावना हो सकती है। तो 7वां घर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा, वो ज़रूरत से ज़्यादा वैवाहिक सुख का मतलब इस शारीरिक सुखों को देने वाला होता है, या शारीरिक संबंधों को देने वाला होता है। और ये बिगड़ा हुआ है तो तलाक जैसी बातें निश्चित होती हैं। तो इसका मतलब 7वां घर एक संतुलित होना चाहिए, एक संतुलित होना चाहिए। उसमें कोई नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए, बुरे ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, परंतु एक संतुलित होना चाहिए। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सचमुच अच्छा होता है। ये तो हो गया 7वें घर की बात। अगर किसी के 7वें घर के साथ 5वां घर, अगर जो हम कहते हैं कि लव अफेयर्स, उसमें मंगल उच्च का शुक्र के साथ बैठा हो, या शुक्र उच्च का मंगल के साथ बैठा हो, या ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो जहां उसके जीवन में पुरुष या स्त्रियों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन जुड़ता हो बार बार ग्रहों की वजह से बड़े इजी वे में, वो भी वैवाहिक जीवन को बिगाड़ सकता है। तो हमें सब कुछ देखना होगा, हर स्तर पे देखना होगा। 5वां घर संतान का भी होता है। अगर संतान का मामला बिगड़ा हुआ है तो विवाह के बाद जो विवाह का फ्रूट है वो है संतान। अगर संतान नहीं होती तो भी कई बार वैवाहिक जीवन बिगड़ जाता है किसी भी कारण से, किसी भी पक्ष के लिए, कोई मेडिकली या किसी प्रकार की 5वें मतलब संतान भाव बिगड़ा हुआ हो, तो हमें सब कुछ देखना होगा। आर्थिक मोर्चे पे, संतान के मोर्चे पे, 7वें मोर्चे पे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आयु के मोर्चे पे। शादी होके कोई विधवा हो जाए तो वो भी गलत है, या किसी का पत्नी मर जाए या पति मर जाए, दोनों मामले में वो भी वैवाहिक जीवन का सुख नहीं है। तो हमें आयु भाव भी देखना होगा कि क्या शादी होते ही कोई प्रबल मार्केश तो नहीं आ रहा, कोई दुर्घटना वाली स्थिति तो नहीं आ रही। जैसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़े। तो आपको ये सब चीज़ें भविष्य के लिए देखना होगा। अब बात करते हैं लग्नों की। जो बात भकुट दोष चंद्रमा के अंदर बताई गई है कि द्विद्वादश, 6ठा, 8वां और 9म, 5म, यही चीज़ आपको देखना होगा लग्नों में। लग्नों में यहाँ पर 9म, 5म बहुत अच्छा माना जाता है। वहाँ भकुट दोष होता है पर यहाँ दोष नहीं है। दोनों में बहुत प्रेम होगा। प्रेम की राशि लग्न बन जाए और लग्न की राशि प्रेम में बन जाए, भाग्य की राशि लग्न में आ जाए, लग्न की राशि उसमें आ जाए, बहुत अच्छी बात है। 3-11 का संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। एक दूसरे के लाभकारी और पराक्रम वाले संबंध बनते हैं। 4-10 भी अच्छा है। तो कहने का मतलब यह है कि षडाष्टक को उसमें अवॉइड करना चाहिए हर हालात में। द्विद्वादश में भी अगर बात करें तो पार्शियल अच्छा, पार्शियल बुरा है। जिसकी राशि मान लीजिए एक की राशि वृषभ है और एक की मिथुन है, तो मिथुन के लिए वृषभ राशि 12वीं हो गई, और वृषभ के लिए मिथुन राशि द्वितीय हो गई। तो वृषभ के लिए द्वितीय हो गई, दैट इज़ गुड, परंतु जिसके लिए 12वीं हो रही है वहाँ थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको जो भकुट वाला मामला है वो लग्नों में भी देखना होगा। किसी के लग्न में पापी ग्रह बैठे हैं, चलो सप्तम में नहीं है, तो वो भी 7वें घर को बिगाड़ेगा। अक्सर देखा गया है लग्न का शनि अगर उसके विपरीत राशि है, अगर उसके उच्च की स्वय राशि ना हो, विपरीत राशि हो, तो वैवाहिक जीवन को बिगड़ता है। 5th हाउस का शनि भी कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को देख रहा है। 10वें घर का शनि भी वैवाहिक जीवन को देख रहा है। तो मांगलिक ही नहीं, आपको शनि भी देखना होगा कि शनि का विपरीत राशि पड़ी है 7वें घर में, और वो पहले घर से, 5वें घर से और 10वें घर से अगर शनि बैठा है तो भी आपका वैवाहिक जीवन बिगाड़ेगा। आपको बहुत कुछ देखना होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुण मिलान और मांगलिक मिलान नहीं, उसके अलावा आपको लग्नों का भी परस्पर मिलान देखना होगा। दशाओं में भी स्थितियां देखनी होगी। कहीं हमारे विवाह विच्छेद वाले ग्रहों की दशा, पूरी महादशा तो नहीं आने वाली कुछ दिनों बाद। जैसे शादी के मान लीजिए 6 महीने बाद ऐसी दशा शुरू हो गई जो 7वें घर को कष्ट पहुंचा रही है और वो पूरी महादशा है। तो आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मैंने बहुत सारी बातें बताई। अब बात करते हैं कि साहब समाधान क्या है। तो समाधान बहुत सारे हैं। देखिए, पहला समाधान तो अपने दादा दादी और माता पिता से सीखें, जिन्होंने विपरीत, देखो 9 ग्रह, 12 राशियाँ और ये 12 लग्न पहले भी थे और आज भी हैं। पहले तो निभ जाती थी विपरीत परिस्थितियों में भी, अब क्यों नहीं निभती? अब तो छोटी बातों पे हमारा धैर्य लेवल खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब देशकाल परिस्थिति का प्रभाव है। तो जो अगर पहले निभ सकती थी तो आज भी निभ सकती है। आपको
खुद को बदलना होगा, दोनों को बदलना होगा। कहीं ना कहीं हम गुण तो मिलाते हैं, अगर हम एक दूसरे के अवगुणों को भी एक्सेप्ट कर लें तो शादी निभ जाएगी। मतलब हम खुद को परफेक्ट और दूसरे को इम्परफेक्ट मानते हैं। यहाँ बहुत सारी मतलब सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, इस तरह की बातें, एक झूठा अहंकार शादी को तोड़ता है। शादी में अहंकार नहीं चलेगा। आप दोनों एक दूसरे को सम्मान देंगे तो शादी चलेगी, एक दूसरे की केयर करेंगे तो शादी चलेगी। तो ये सारी बातें प्रैक्टिकल है। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया कि गुण मिलान, मांगलिक मिलान और लग्न मिलान और सप्तम हाउस, लग्न हाउस, इन सबको देखने के बाद या आयु भाव और संतान भाव को देखने के बाद सबसे बड़ा पावरफुल है इन सारे स्टेप्स के आगे, वो है प्रैक्टिकल ग्राउंड। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो परिवार, आपका परिवार किस तरीके से कंपेटेबल है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सोच के रूप में, कहीं उसमें कोई बेमेल तो नहीं है। ठीक है, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। जहाँ लड़की आजकल तो पहले तो जो रिश्ता आ गया उससे शादी हो जाती थी और निभ भी जाती थी। आजकल तो लड़के लड़की को स्वतंत्रता है, वो बातचीत भी करते हैं, समय भी बिताते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करें, एक दूसरे को समझें और आगे बढ़ें। तो आज के ज़माने में तो हमारे पास प्लस पॉइंट है, उसका उपयोग करें, समझने में समय दें, आंखों पे पट्टी ना बांधें, उस परिवार को समझें, एक दूसरे के उसको समझें। ये सबसे पावरफुल टूल है एक अच्छी वैवाहिक जीवन का। फिर भी ग्रह तो अपना काम करेंगे, उनको हम बदल नहीं सकते। तो अब उपायों पर आ जाते हैं। और उपायों से पहले भी एक पॉइंट मेरे पास है, एक अच्छी पत्नी मिल जाए और एक अच्छा पति मिल जाए, उसके लिए क्या उपाय करें, शादी से पहले की बात बता देते हैं। तो अगर एक अच्छा पति मिल जाए तो उसके लिए एक मंत्र है कात्यायनी देवी का, वो कर सकते हैं जितनी भी महिलाएं हैं। ओम कात्यायनी महामाय महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः, ये मंत्र है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और इस मंत्र का अगर आप निरंतर मतलब शादी से पहले रोज़ एक माला कम से कम करें, माँ कात्यायनी से आशीर्वाद मांगें, प्रार्थना करें। इसके अलावा पार्वती मंगल का पाठ कर सकते हैं, ये बड़ा सरल है। और इसमें आपको शिव परिवार, जहाँ पर, क्योंकि शादी मतलब परिवार का मतलब है, शिव जी हों, पार्वती जी हों, गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, मतलब शिव पंचायतन कहते हैं, मतलब नंदी हो, एक पूरा भरा पूरा परिवार हो। वहाँ माता सीता पार्वती जी, माँ पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरें और उनसे प्रार्थना करें कि एक अच्छा मेरे लायक अच्छा वर प्राप्ति हो। और फिर आप पार्वती मंगल का पाठ करें। ऐसे उपाय कर सकते हैं। पुरुषों के लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय है और बहुत पावरफुल मंत्र है, वो है दुर्गा सप्तशती का मंत्र। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, वो अच्छी पत्नी प्राप्ति का मंत्र है। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोरत्नानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस मंत्र के जाप से अच्छी पत्नी की प्राप्ति होती है। तो इस मंत्र में लिखा हुआ है पत्नी मनोरमम देहि। मनोरमम का मतलब होता है सुंदर। हम कहते हैं ना जब घूमने जाते हैं, अरे क्या मनोरम दृश्य है, सुंदर दृश्य है, मन को भाने वाले। तो पत्नी मनोरमम देहि मनोव्रतानुसारिणी, मेरे मन के अनुसार हो, मतलब मेरे मन के अनुसार पत्नी हो। तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, मतलब क्या है कि जो दुर्ग रूपी संसार सागर है, इसको समझिए। दुर्ग मीन्स टफ, राजा होते थे वो ऐसा टफ बनाते थे कि जब युद्ध होते थे वो बचाता था उनको। तो दुर्ग का मतलब टफ और सागर का मतलब अनंत। तो हमारा जो जीवन है वो कठिन है और अनंत है, उसमें कंधे से कंधा मिला के, मतलब बुरे समय में भी मेरी पत्नी कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ हो। तारिणी मतलब तारने वाली हो, दुर्ग रूपी संसार सागर से, इतने कठिन मतलब जीवन से तारने वाली हो और कुल का उद्धार करने वाली हो। तो इस प्रकार से अगर इस मंत्र को भी देखें तो बहुत शुभ मंत्र है। तो इन मंत्रों के जाप से आपके जीवन में सही संबंध प्राप्त हो सकता है। अब संबंध तो हो गया, शादी भी हो गई, तो क्या करें। तो मैंने उसका पहले सार तो दे दिया कि एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग, अपने एक दूसरे को बराबर का ईगो, इन सब बातें मैंने बोली। इसके अलावा कुछ जनरल उपाय मैं दे रहा हूँ। घर में कुछ मतलब हैपनिंग्स के पल होने चाहिए, मतलब 30 त्यौहार मनाने चाहिए जिससे खुशी होनी चाहिए। पति घर में आए तो खाली हाथ ना आए, कुछ चाहे फल लेकर घर में घुसे, मतलब पुष्प लेकर घुसे, या मतलब घर में एंट्री करे तो कुछ खाली हाथ ना करें। ये एक छोटे छोटे नियम है। कभी कोई बड़ी समस्या आ जाए तो एक मंत्र दे रहा हूँ वैवाहिक जीवन के लिए। मंत्र है ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे शांति कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र के जाप से घर में सुख शांति आती है। दुर्गा सप्तशती का भी एक मंत्र है,
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। इस मंत्र से भी घर में सुख शांति आती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ को भी कराना चाहिए घर में कभी कभार, रामायण जी का पाठ करवाना चाहिए कभी कभार, और घर में हवन समय समय पे होते रहना चाहिए। तुलसी का पौधा घर में जरूर होना चाहिए। नमक के पानी का पोछा घर में जरूर लगना चाहिए। गूगल जैसी औषधियों का धुआं घर में जरूर होना चाहिए। ये सब नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। फिर भी किसी एक का गुस्सा तेज हो तो आप चांदी का गिलास खरीदें, उसमें चंद्रमणि स्टोन, जेम स्टोन उसमें डाल दें, उस पानी को पीने में काम लें। जिसका गुस्सा तेज है उसका गुस्सा कम हो जाएगा। अपने घर के ईशान कोण में हम मंदिर बनाते हैं, वहाँ ज़रूर एक छोटा सा कुंभ जिसमें जल भरा हो और उसके ऊपर जो हमारे पूजा का सूखा नारियल है वो रखें और रोज़ जल बदलें। इससे भी घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इन सब चीज़ छोटे छोटे उपाय हैं। एक है गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करें। दोनों में प्रेम बना रहे तो एक दूसरे को आप फिरोजा रत्न गिफ्ट कर सकते हो, एक्वामेरिन रत्न गिफ्ट कर सकते हो। ये सब रिलेशनशिप के, प्रेम के होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। फिर भी कोई बड़ी समस्या आ जाए तो मेरे जैसे ज्योतिषी को दिखा सकते हैं, वो उस कुंडली का एनालिसिस करके आपके सही ग्रहों का उपाय करेंगे। हाँ, एक उपाय और देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें घर का जो स्वामी है प्लेनेट, उसके मंत्रों का जाप करवा सकते हैं। और साथ ही साथ जो ग्रह आपके 7वें घर को देख रहा है, कष्ट दे रहा है, उस ग्रह के दान करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ज्योतिषी उपाय आप मेरे पास आएंगे उससे पहले मैंने आपको दे दिया। और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, वो तो कुंडली पे निर्भर करेगी। तो आज का टॉपिक मेरा वैवाहिक जीवन पे था, जो आज का हॉट टॉपिक है। रोज़ लोग इससे परेशान हैं। 10 में से 7 कुंडलियाँ इस बारे में आ रही है। तो इसको अच्छे से समझें और अपने जीवन को सुख शांति समृद्धि वाला बनाएं, ऐसी मेरी कामना आप सबके लिए। चलिए आज आप सबसे विदा लेता हूं और नए टॉपिक के साथ, आपके जीवन की और समस्याओं के साथ, करियर या दूसरी समस्याओं को लेकर मैं जल्द से जल्द नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।